हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट के निचोड़ का जो वीडियो का सेशन चल रहा है उसका आज हम लोग 9वां भाग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था। माल भू राजस्व का, वेतन का, भत्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व का। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह कौन था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था तो यह जहांगीर ने लगवाया था। तंबाकू पर प्रयोग पर निषेध जहांगीर ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है। तो यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहा जाता था मदद ए मास। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में किसने राम सीता की आकृति और रामसियत देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए हैं। तो ऑप्शन है भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैनुल आबदीन, अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है कि मुगल शासन में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे। मुगल काल में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे। तो इसको दाम कहा जाता था, दाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ होता था। बंटाई, तो बंटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का एक तरीका था बंटाई। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के द्वारा किया गया था, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघुचित्र की कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था। ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीघाट। अगला प्रश्न है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है। तो यह करता है चित्रकला को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। यानी औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो यह बीना बजाता था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा यह ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो यह बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। किस महिला ने। ऑप्शन है गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहान आरा बेगम और जेबुनिसा बेगम। तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना यह गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उनिसा और जीनत उनिसा। तो यह किया गया था माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था मदरसा ए बेगम। अगला प्रश्न है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो यह माना जाता है अब्दुल रहीम खान खाना का। अगला प्रश्न है कि अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। अनवर ए सुहाइली, तो यह पंचतंत्र का एक अनुवाद है जो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। विष्णु शर्मा को माना जाता है और पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है और यह बाइबिल के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी। तो मुगल काल का जो दरबारी भाषा था वह फारसी था। अगला प्रश्न है कि नस्तालिक क्या है। नस्तालिक, तो नस्तालिक है ना, यह एक प्रकार का फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, नस्तालिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की है। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव। अगला प्रश्न है
कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो यह सूरत को कहा जाता था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं और यह पूरा लुसेंट का निचोड़ है, हर टॉपिक से यहाँ प्रश्न उठाया गया है। तो दोस्तों ये आप बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, एक शेयर करिएगा, इतना आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया है? तो यह पारसियों से लिया है। और नवरोज प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसके द्वारा किया गया था? अमृतसर नगर तो यह किया गया था गुरु रामदास के द्वारा, जो सिखों के चौथे गुरु थे, सिखों के चौथे गुरु थे और यह अमृतसर नगर की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था? तो यह रामदास को ही दिया था अकबर ने। अगला प्रश्न है कि संत रामदास किसके समकालीन, किसके शासनकाल से संबंधित किया था या किसके समकालीन थे? तो यह हो जाएंगे औरंगजेब के समकालीन। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो धन एवं आशीर्वाद से खुसरो की सहायता किसने की थी? तो यह गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किया था गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है? तो ऑप्शन है रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमकुंड। अगला प्रश्न है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है? तो यह गुरु गोविंद सिंह की वहीं पर समाधि स्थल है नांदेड़ में। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है या औरंगजेब जिम्मेदार है? तो यह गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो खालसा के संस्थापक गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। और खालसा पंथ की शुरुआत कब हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई थी? खालसा पंथ कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा दलीप सिंह, दलीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो खालसा पंथ या बैसाख पूर्णिमा में मनाया जाने वाला एक पर्व है जो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। तो उस समय का यह है, तो मान के चले 1700, तो मतलब 300 वर्ष पहले इसका प्रारंभ हुआ था। और अगला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक हो जाएंगे दलीप सिंह। अगला प्रश्न है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, इसमें से सभी हो जाएगा। इसी कारण मराठों का उत्कर्ष हुआ। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हरा दिया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हरा दिया था, सलहार के युद्ध में हरा दिया था। अगला प्रश्न है कि वह सेनानायक कौन था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफजल खां, अफजल खां। अगला प्रश्न है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने में कौन से नगर में कैद थे? तो यह आगरा में कैद थे। और अगला प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वह रायगढ़ में था। और अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी? तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा सब प्रशासन में थी और शिवाजी के शासनकाल में थी।
और वहीं रहे आपसे अष्टदिग्गज, तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में था। और अगला प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहते थे और या उसका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमंत, यह विदेशी मामलों की देखरेख करता था। और अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो यह शिवाजी के ही शासनकाल में थी और उन्हीं को सहायता करती थी। और अगला प्रश्न है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी विश्वनाथ ने। और अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और उस समय किसके शासनकाल में हाथ बागडोर थी मराठों की? तो यह ताराबाई के, ताराबाई के हाथ में थी। और अगला प्रश्न है कि निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताराबाई। और अगला प्रश्न है कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शासक? तो किसके समय में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय। और अगला प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा यह मराठा भू राजस्व प्रथा थी, सरंजामी। और अगला प्रश्न है कि वह एक इतिहासकार कौन है जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशीराज पंडित, काशीराज पंडित। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हरा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानों ने, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था। और अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग जो होता था किसके विलेखों में? तो यह मराठों के विलेखों में प्रयोग किया जाता था मोडी लिपि। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाल लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर, जिसको ग्रीनिच कायर के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक का नाम था मोहम्मद शाह, और मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। और इसी मयूर सिंहासन को ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह लूट कर लेके चला गया था। और नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और उसी समय करनाल का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो मुगल बादशाह वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब इनमें से कौन था? तो ऑप्शन है आसफ उद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला और सफदरगंज जंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक इसमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा चिनकिलीज
चिनक्रीज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, का निर्माण करवाया था? तो यह जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था और यह 1739 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब्ती प्रणाली जो था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्थान है, एक तरफ स्मारक है। एक तरफ स्थान और एक तरफ स्मारक है। चलिए, एलिफेंटा क्या है? तो एलिफेंटा एक गुफा है। एलिफेंटा एक गुफा है जो औरंगाबाद में स्थित है। और श्रवण बेलगोला क्या है? तो एक मूर्ति है। श्रवण बेलगोला मूर्ति है। और खजुराहो क्या है? तो ये एक मंदिर है। और सांची क्या है? एक स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो मध्य प्रदेश में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से ही मिलान करना है। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, एक तरफ राज है। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल, एक तरफ राज है। तो ऑप्शन है, प्रश्न है कि भीमबेटका। तो भीमबेटका की गुफा है जो मध्य प्रदेश में है, जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेर टेम्पल कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। और हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और मानस कहाँ है? तो असम में है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित जोड़ों में से कौन सुमेल है, यानी सही है? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण शक दिया हुआ है, जो गलत है। मीनाक्षी मंदिर पलव दिया हुआ है, यह भी गलत है। जबकि ऑप्शन नंबर सी है खजुराहो मंदिर चंदेल शासक, तो यह सही है। तो खजुराहो का जो मंदिर था यह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवारा, बद्रीनाथ। तो बैजनाथ धाम है जो शिव मंदिर है। बैजनाथ धाम क्या है? यह एक शिव मंदिर है। बैजनाथ धाम एक शिव मंदिर है। और सारनाथ क्या है? तो सारनाथ एक क्या है? जहाँ पर बुद्ध का शांति का पहला प्रवचन स्थल है। दिलवारा क्या है? तो दिलवारा एक माउंट आबू में जैन मंदिर है। और बद्रीनाथ क्या है? तो यह विष्णु जी का मंदिर है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो बैजनाथ धाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिव मंदिर के लिए। सारनाथ जहाँ पर बुद्ध शांति का प्रथम प्रवचन दिए थे। तिलवारा क्या है? तो यह एक जैन मंदिर है। और बद्रीनाथ क्या है? तो यह विष्णु भगवान का एक मंदिर है। और वहीं पर केदारनाथ है, तो वहाँ शिव भगवान की मूर्ति है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह कोणार्क उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो यह आरती केसरी के द्वारा बनवाया गया था, यह भुवनेश्वर में है। हवा महल कहाँ है? तो यह जयपुर में है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। तो इसको मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका सूची 1, एक तरफ सूची 2 है। नालंदा, तो नालंदा क्या है? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय है। सारनाथ क्या है? तो सारनाथ एक अशोक स्तंभ है। सांची क्या है? तो यह एक स्तूप है। कोणार्क कहाँ? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? क्या है? तो यह सूर्य मंदिर के लिए है। सूर्य मंदिर के लिए है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। तो इसमें से विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गुप्त वंश है, चंदेल वंश है, चालुक्य वंश है और पल्लव वंश है। तो गुप्त वंश क्या बनवाया? तो यह देवगढ़ का किला बनवाया, देवगढ़। चंदेल वंश या खजुराहो का मंदिर बनवाया। चालुक्य वंश तो यह बादामी बनाया। और पल्लव तो पनमैले। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है कोरकै, पुहार, तोंडी और मुसिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
3 और 4 यानी टुंडी और मुसरी जो है ना पश्चिमी तट पर स्थित है। टुंडी और मुसरी यह पश्चिमी तट पर है, बाद बाकी ये दोनों पूर्वी तट पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वंश, एक तरफ राज्य है चालुक्य। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी या बादामी थी। चालुक्य की राजधानी बादामी और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष की राजधानी कनौज थी और पांड्य की राजधानी मदुरै थी। पांड्य की राजधानी मदुरै थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर और बेलूर मठ। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो यह मीनाक्षी मंदिर यह मदुरै तमिलनाडु में है। मदुरै तमिलनाडु में है। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो यह तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। और महाकाल का मंदिर कहाँ है? तो यह उज्जैन में है। और वहीं बेलूर मठ कहाँ है? तो हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो यह लिखा गया था सभी के सभी लिखा गया था। अमरकोश राजा अमर सिंह के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन, मेघदूत कालिदास और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखा गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पाणिनि। पाणिनि क्या है? वात्स्यायन पाणिनि। पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि जो है ना यह अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे। अष्टाध्यायी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाएंगे और राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हो जाएंगे और वहीं वात्स्यायन कामसूत्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक तरफ लेखक एक तरफ रचनाएं हैं। लेखक और रचनाएं हैं एक तरफ। भारवी है तो भारवी ने किरातु जूर्नियम पुस्तक लिखी है। किरातु जूर्नियम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी है। हर्ष तो हर्ष या नागानंद प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली पुस्तक लिखे हुए हैं। कालिदास मालविकाग्नि पुस्तक और कर्पूर मंजरी या राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ व्यक्ति है एक तरफ उनकी वो क्या करते थे? उनका ऑक्यूपेशन पेशा है। विशाख दत्त। तो विशाख दत्त क्या थे? तो विशाख दत्त या नाटककार थे, नाटक लिखते थे। विशाख दत्त एक नाटक है, सॉरी विशाख दत्त नाटक। और ब्राह्महिर तो ब्राह्महिर या खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक या चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से ही मिलान करना है। एक तरफ दरबारी कवि है एक तरफ राजा। तो अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो था यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंशम स्वप्नवासवदत्तम भास के द्वारा लिखा गया है। भास के द्वारा लिखा गया है, जबकि सुबुंधु या कादम्बरी है या कादम्बरी नहीं लिखा गया है। और हर्ष रत्नावली तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और हर्षचरित बाणभट्ट। तो इसमें से अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथकार है एक तरफ उनका मूल ग्रंथ है। तो ब्राह्महिर तो ब्राह्महिर या बृहत संहिता लिखे थे। ब्राह्महिर बृहत संहिता उनका ग्रंथ है ब्राह्महिर का। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त है। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्त नामक ग्रंथ लिखे हैं। और शूद्रक जो है या मृच्छकटिकम लिखे हुए हैं, जबकि वहीं बिल्हन है वह विक्रमांक देवचरित लिखे हुए हैं।